हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट वी अंडरस्टैंड या व्हाट वी मेंट बाय बायोलॉजी। सो सो विल गोना स्टार्ट विद दिस थिंग। सो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। बायोलॉजी जो है वो ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी करते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं। सो सो बेसिकली बायोलॉजी हमें बताती है कि किस तरीके से लाइफ कैसे वर्क करती है, उनके अंदर किस तरीके के सिस्टम्स होते हैं और कैसे वो काम करते हैं। लिविंग बींग्स जो है किस तरीके से ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं, किस तरीके से वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। बायो इज समथिंग रिलेटेड टू लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लाइफ की स्टडी जब हम पढ़ रहे हैं तो उसी को कहा जाता है बायोलॉजी या स्टडी ऑफ लाइफ। Next we have branch and father and for which that branch is known for. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जैसे कि जेनेटिक्स से आ जाता है, साइटोलॉजी से पहले क्वेश्चन आया है। इसलिए ब्रांच और किसने वो डिस्कवर किया है और वो ब्रांच किस चीज से रिलेटेड है। जैसे कि अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है, लिविंग बीइंग के बारे में हम पढ़ते हैं। ये एरिस्टोटल, इसके फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा गया है। जूलॉजी जो है वो भी एरिस्टोटल है। एंड यहाँ पे हम जूलॉजी में पढ़ते हैं पशुओं के बारे में, एनिमल्स के बारे में। बॉटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। थियोफेस्ट्रस इसके फादर कहे गए हैं। मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो मेडिसिन में हम हिपोक्रेट्स इसके फादर हैं, और इसमें हम पढ़ते हैं मॉडर्न मेडिसिन की जो फाउंडेशन थी वो इन्होंने लेड की थी। जेनेटिक्स जेनेटिक्स आप सभी को अपने 10th क्लास में ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सुना होगा, जिन्होंने पी मटर के पौधे पे पूरी जेनेटिक स्टडी या पूरी जेनेटिक्स उन्होंने उसी पे स्टडी किया, और बहुत सारे उन्होंने लॉज भी दिए। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने डिस्कवर किए थे। जेनेटिक फादर ऑफ जेनेटिक इनको कहा जाता है। साइटोलॉजी यानी कि सेल की स्टडी, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। एंड इसीलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने डिस्कवर किया था सेल को एक कॉर्क में। एम्ब्रियोलॉजी जो है ये इसके फादर एरिस्टोटल है, और इन्होंने एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी को, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को स्टडी किया था। माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर है वो लुइस पास्चर है, और इन्होंने माइक्रोब्स एंड वैक्सीन्स डिस्कवर किया था। टेक्सोनोमी जो है कैरलस लिनस इसके फादर है। टेक्सोनोमी बेसिकली हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमी के बारे में आगे। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये, कि किस तरीके से हम साइंटिफिक नेमिंग करते हैं, किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं इतनी सारी जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है उसको। इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो चार्ल्स डार्विन का नाम आता है, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी दी है, एंड नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी भी इन्होंने दी है। इसके फादर ये कहे गए हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स जो है इसके टी एच मॉर्गन इसके फादर कहे गए हैं। क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दी है। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें, इन सब के बारे में ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं बायोलॉजी में पढ़ा है। जिन्होंने स्पेसिफिकली उस डोमेन में काम किया है, उस पर्टिकुलर डोमेन के फादर उसी को घोषित कर दिया गया है। जैसे कि ग्रेगर जॉन मेंडल जेनेटिक्स, साइटोलॉजी में रॉबर्ट हुक। इस तरीके से ये क्रेडिट इनको दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए रहेगा जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, टेक्सोनोमी एंड इवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट में रिपीट हो चुके हैं, प्रोबेबिलिटी आगे भी रिपीट हो। नेक्स्ट वी हैव जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम टेक्सोनोमी पढ़ेंगे। टेक्सोनोमी आ गया हमारे पास। टेक्सोनोमी वो साइंस है, टेक्सोनोमी इज बेसिकली द साइंस ऑफ नेमिंग। मतलब जो हमारे पास इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें वी हैव प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस, वी हैव लॉट मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनको जो है क्लासिफाई करना है, इनको नाम देना है, ऐसा नाम देना है ताकि अगर कोई उत्तर प्रदेश में इंसान बैठा है वो भी उसको उस नाम से जान सके, और कोई यूएसए में बैठा हुआ है तो वो भी उसको उसी नाम से जाने। एक यू कैन से कॉमन नेमिंग सिस्टम हो, एक साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम हो। ऐसे नहीं कि आप अपनी आम भाषा में उनको अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है।
सो साइंटिफिक नेमिंग का जो सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की जो साइंस है, उनको ग्रुप करने की जो साइंस है, दैट इज नोन एज टेक्सोनोमी. सो टेक्सोनोमी इज साइंस ऑफ नेमिंग, क्लासिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड इट हेल्प्स साइंटिस्ट टू ऑर्गेनाइज द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. सो बेसिकली जैसे कि हम अपना रूम को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, जब हमारी रूम या जो हमारी स्टडी टेबल है, जब उस पे हमारे पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, बुक्स, कलर्स वो इस तरीके से फैले हुए होते हैं, तो हम ऑर्गेनाइजर मंगवाते हैं और उनको अच्छे से रखते हैं और फिर हमारे पास स्पेस भी आ जाता है. तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है. बायोडाइवर्सिटी इतनी सारी है, इतने सारे प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सो उनको ऑर्गेनाइज करना है हमें. सो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम टेक्सोनोमी लेके आए. तो टेक्सोनोमी वो साइंस है जिसके अंडर में हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं कि जिनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक होगी वो एक ग्रुप में आ जाएंगे. सो ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और उनको नाम देते हैं. सो टेक्सोनोमी जो है, मेन स्टेप टेक्सोनोमी में कौन कौन से आते हैं, कैसे हम इनको क्लासिफाई करते हैं. तो एक हेरारकी है, यानी कि लेवल बाय लेवल हम क्या करेंगे, इनको क्लासिफाई करेंगे. तो एक हेरारकी है. सो यू कैन सी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. किंगडम, किंगडम, फाइलम जिसको डिवीजन भी कहा जाता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है. सो इसको एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं. किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप. मतलब जो किंग फिलिप है वो यहाँ आए हैं क्योंकि यहाँ पे सूप अच्छा मिलता है. तो किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, वो यहाँ आए हैं क्योंकि यहाँ पे सूप अच्छा मिलता है. सो के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीसीज. सो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, genus and species. One, two, three, four, five, six, seven. So we have seven classification. One, two, three, four, five, six, seven. So seven classification we have. So you can learn it like this. And hierarchy आपसे पूछी जा सकती है पेपर में. सो अब यहाँ पे देखिए किंगडम, हमारे पास किंगडम कौन कौन सी है हमारे पास, जैसे कि किंगडम वी हैव मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया. सो इसको कैटेगराइज किया था. एंड दिस इज लाइक मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे वी हैव. एंड इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखें, इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो वी हैव मोनरा में आते हैं बैक्टीरिया. मोनरा में आता है हमारे पास बैक्टीरिया. एंड बैक्टीरिया यानी कि जो प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर है. प्रोकैरियोटिक जो कि बहुत पुरानी सेल्स जिनकी हैं, डेवलप नहीं हुई है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. सो मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया जो है सबसे, मैंने यहाँ पे आई थिंक मेंशन नहीं किया है. ओके, आई हैवंट मेंशन दिस थिंग. सो ये जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, सॉरी, ये जो किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, ये जो आपके पास 5 किंगडम जो दी हुई है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. सो ये एक क्लासिफिकेशन है जो कि आर एच विटकर ने दिया था. आर एच विटकर. सो आर एच विटकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. 1, 2, 3, 4, 5 किंगडम है. 1969 में ये उन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ताकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन देयर सेल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो क्या खाते हैं और उनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो सारे के सारे बैक्टीरिया को उन्होंने एक किंगडम में डाल दिया जिसका नाम मोनरा रखा. जो यूकैरियोटिक बट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा, तो उनको उस कैटेगरी में डाल दिया उन्होंने प्रोटिस्टा की. जो यूकैरियोटिक है बट डिकम्पोजर्स है जैसे कि मशरूम है, तो उसको उन्होंने फंगाई की कैटेगरी में डाल दिया. जो यूकैरियोटिक है बट ऑटोट्रोफ्स है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है, जैसे कि ग्रास है, ट्रीज है, तो उसको किंगडम प्लांटे बोल दिया उन्होंने. यूकैरियोटिक है बट हेट्रोट्रोप्स हैं, जो कि अपना जो न्यूट्रिशन है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस है, डॉग्स हैं. सो उनको उन्होंने किंगडम एनिमिलिया में कैटेगराइज कर दिया. तो ये उन्होंने 5 किंगडम्स दी और सभी ऑर्गेनिज्म को इन कैटेगरी में उन्होंने डाल दिया, इनके अंदर उनको कैटेगराइज कर दिया. और ये जो कैटेगराइजेशन उन्होंने किया, ये सेल स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, कौन सी सेल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जैसे कि ऑटोट्रोफ, हेट्रोट्रोफ यहाँ पे दिया हुआ है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनका कैसा है, यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है. सो इस बिहाफ पे उन्होंने उसको कैटेगराइज किया. सो नाउ वी हैव नेक्स्ट कैरलस लीनस क्लासिफिकेशन. सो ये तो आर एच विटकर का था. कैरलस लीनियस क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम भी दिया. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में उन्होंने क्या किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बायो का मतलब होता है दो,
बाई का मतलब होता है दो। तो उन्होंने एक तरीके से जो साइंटिफिक नेमिंग दी ऑर्गेनिज्म को, वो जीनस और स्पीसीज के बेस पे उन्होंने हर ऑर्गेनिज्म को नाम दिए। ठीक है, तो एक जो पहला जो वर्ड होगा साइंटिफिक नोमेनक्लेचर का, वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। और जो सेकंड लेटर होगा या जो सेकंड वर्ड होगा किसी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, वो स्पीसीज उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। सो कार्लस लिनस को इसीलिए फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा गया है, क्योंकि टेक्सोनोमी में ही हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन और नेमिंग और ये सब करते हैं। सो कार्लस लिनस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा गया है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। सो फादर ऑफ टेक्सोनोमी इनको कहा गया है। एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया था। सो अब देख लेते हैं एक बार कि कैसे। सबसे पहला जो है जीनस, ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, और स्पीसीज वाला जो नाम है ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। सो जैसे हम देख सकते हैं, जो ह्यूमन है, ह्यूमन का अगर साइंटिफिक नाम देखें, बाइनोमियल मतलब दो उन्होंने दो बेसिस पे या दो लेटर्स के थ्रू उन्होंने नाम दिया। पहला जो है जीनस होगा, दूसरा स्पीसीज होगा। सो इसमें होमोसेपियंस जो है ये साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का। तो आप देख सकते हैं जो पहला लेटर है वो तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। सो ये वाला जो लेटर है, दिस इज समथिंग नोन एज जीनस। ये जीनस बता रहा है हमारी ह्यूमन की। सेकंड जो लेटर है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और सेकंड जो लेटर है ये बताता है स्पीसीज, ये स्पीसीज बताता है। सो होमोसेपियन जो है वो ह्यूमन का बाइनोमियल नाम है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत उसका साइंटिफिक नाम है होमोसेपियन। पेंथ्रालियो जो है वो लायन का है, तो जीनस जो है वो कैपिटल लेटर में होगा, और जो स्पीसीज है, स्पेसिफिक नाम जो है उसका, दैट विल बी इन स्मॉल लेटर। ठीक है। और एक और चीज, रूल ये है कि दोनों नाम जो है वो लेटनाइज्ड होंगे। लेटनाइज्ड का मतलब है लेटिन लैंग्वेज, यानी कि वो इटैलिक्स में लिखे होंगे। और अगर वो हैंड रिटन है तो अंडरलाइन हम उनको करते हैं। तो ये रूल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। मतलब जब आप साइंटिफिक नेमिंग कर रहे हो, सो रूल ये कहता है कि जब भी आप साइंटिफिक नाम लिख रहे हो तो उसको या तो इटैलिक में लिखो अगर आप टाइप कर रहे हैं, और अगर आप हैंड रिटन कर रहे हैं, हाथ से उसको लिख रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन करना होता है। सो बेसिकली जीनस और स्पीसीज नेम दोनों मिला के एक यूनिक स्पीसीज बना देता है। बेसिकली बिल्कुल ऐसे है जैसे सपोज करो हम, हमारा एक नाम होता है और हमारी एक कास्ट होती है, या जो भी हमारी कास्ट होती है, हमारा सरनेम वही हो जाता है। सो ये हमको डिस्टिंग्विश अलग बना देता है। बेसिकली हमें ये एक तरीके से हमारी ओवरऑल पहचान बना देता है कि हाँ, उसका नाम ये है और ये पर्टिकुलर उस कास्ट से है, तो उसका सरनेम ये हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। सो ह्यूमन का है होमोसेपियन, मैंगो का है मेंजिफेरा इंडिका, वीट है ट्रिटिकम एस्टाइवम, एंड नीम है एजार्डिराक्टा इंडिका, फ्रोग है राना टिग्रिना, कैट है फेलिस डोमेस्टिकस। फेलिस डोमेस्टिकस इज लाइक, ओके, फेलिस डोमेस्टिकस जो है वो कैट, डोमेस्टिक कैट का पुराना नाम है। अभी जो नया नाम इसको हम, मतलब ये भी आपके पास आ सकता है, नया नाम जो इसका आया है दैट इज फेलिस कैटस। सो फेलिस कैटस इसका मॉडर्न नेम है। फेलिस डोमेस्टिकस अगर आएगा तो भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, वो भी है। सो मे बी शायद वो मॉडर्न नाम दे। एंड ऑफिशियली दिस इज एक्सेप्टेड, फेलिस कैटस। डॉग का जो है दैट इज कैनिस फेमिलियरिस। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपके कॉमन नाम यहाँ पे दिए हुए हैं और ये इसके साइंटिफिक नेम है। सो साइंटिफिक नेम से उसको हर जगह जाना जाएगा उसी नाम से। अब कॉमन नेम तो हम अपने लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं ना। अब वो बाहर जाके यूएसए वालों को क्या पता कि हम उसको बिल्ली को बिल्ली बोल रहे हैं या नीम बोलते हैं उसको, है ना। सो साइंटिफिक नेमिंग ओवरऑल एक्सेप्ट किए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि कौन कौन से नाम इम्पोर्टेंट है इसमें। देखिए इम्पोर्टेंट तो मैंने इसमें बहुत कम नाम को ऐड किया है, तो इम्पोर्टेंट तो ये सारे ही है। बट अगर इसमें से भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछेंगे तो ह्यूमन का आप देख लेना सबसे पहले। मैंगो, वीट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट ये सारे ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं हम। अनियन का है अलियम सेपा। सो अब बात करते हैं डिस्कवरी की, और किसने वो डिस्कवरी की और किस ईयर में की। अगर हम बात करें सेल की डिस्कवरी की, तो जैसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटन वॉन लीवेनहोक ने 1674 में। तो नाम किसका आता है? नाम उसका आता है जिसने पहले डिस्कवरी की। सो रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्योंकि कर दी थी, तो इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी उन्हें ही कहा जाता है। सो रॉबर्ट हुक
इन्होंने जो है सेल की डिस्कवरी की थी कॉर्क में, ठीक है, और कॉर्क एक नॉन लिविंग इन द सेंस वुड है, तो नॉन लिविंग थिंग है कहीं ना कहीं। तो प्लांट वाले जो चीज है उसमें उन्होंने डिस्कवरी की थी। लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटन वॉन लीeuwenhoek ने की थी। न्यूक्लियस की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। सेल की थ्योरी दी थी शेल्डन और श्वान ने 1838 से 1839। सेल डिवीजन दिया था रूडोल्फ विर्शो ने 1855। एंड नेक्स्ट वी हैव हेरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी, मतलब जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट लेवल पे हम उसको किस तरीके से अरेंज करेंगे, सो उसकी हेरार्की यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले होता है सेल। सेल जो है वो स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी बॉडी की। सेल होती है, फिर उसके बाद बहुत सारी सेल से एक तरीके की सेल जब मिली होती है तो टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यूज जब आपस में जुड़ेंगे तो ऑर्गन बनाएंगे। बहुत सारे ऑर्गन जब मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। एंड बहुत सारे ऑर्गन जब मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे कि मसल्स की सेल है। मसल्स की सेल मिलके क्या बनाएंगी, मसल टिश्यू बनाएंगी। मसल टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे। जैसे उन्होंने हार्ट बना दिया, ठीक है। अब ऐसे ही उन्होंने लंग्स बनाया, उन्होंने हार्ट बनाया, इसके अलावा आर्टरी बनाई, वेन्स बनाई। सो इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गन जब मिल जाएंगे तो वो पूरा एक सिस्टम बनाएंगे। आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, हार्ट, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सो इसी तरीके से हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, रिप्रोडक्टरी, एंडोक्राइन सिस्टम, एंड वी हैव exocrine system, so lymphatic system, so lot of systems we have, skeleton system, muscular system, so we have lot of systems in our body. So जब बहुत सारे सिस्टम मिलेंगे और वो काम करेंगे तो पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाएगी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। जैसे कि एवरेज ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, याद रखनी है। नॉर्मल बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, बट वो फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है। तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, सो ये होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 दिया जा सकता है, पॉइंट की ऐसे कोई टेंशन नहीं है। सो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा टोटल बोन्स कितनी होती है हमारी बॉडी में, वो होती है 206। जब हम ग्रोन अप हो जाते हैं तब की बात ये कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट बोन जो है वो स्टेपीज होती है, जो कि मिडल ईयर में होती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन की अगर हम बात करें या फिर लार्जेस्ट बोन की अगर हम बात करें, तो लॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो होती है फीमर। फीमर होती है थाइज में, ठीक है। सो फीमर, so femur is the like largest या longest bone. एंड वी हैव टोटल मसल्स की अगर हम बात करें तो इन एंड अराउंड टोटल मसल्स हमारी बॉडी में होती हैं 600। अराउंड 600 मसल्स हमारी बॉडी में होती हैं। एंड टोटल ब्लड हमारी बॉडी में होता है 5 to 6 लीटर्स। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स हैं, जैसे कि लार्जेस्ट जो ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का वो क्या है, वो है स्किन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है। हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी भी लिवर की है। लोवेस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी जो है वो हमारी ब्रेन की सेल की है। हार्डेस्ट पार्ट जो है हमारी बॉडी का वो क्या है, टूथ इनेमल। दांत जो है वो, उस पे कुछ भी चीज लगेगी तो दांत टूटते, मतलब अंदर से लाइक जड़ से टूट जाता है दांत। बट ऐसा नहीं है कि मान ली सपोज कीजिए कि ये टीथ है, समथिंग लाइक ऐसे तो बनता है। ये टीथ है तो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, ऐसे नहीं टूटता है। सो एक तरीके से वो हार्डेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। सो 5.5 या 5 to 6 लीटर टोटल ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में, ये तो आपको बता ही दिया है। इसके अलावा स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी सेल लिम्फोसाइट होती है। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी सेल मोनोसाइट होती है। एंड अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल जो है, आरबीसी जिसको कहा जाता है, आरबीसी का लाइफ टाइम स्पान 120 डेज होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर डब्ल्यूबीसीज की हम बात करेंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसीज हम आगे पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। सो डब्ल्यूबीसीज का जो लाइफ टाइम स्पान होता है, कितने दिन तक वो जिंदा रहती है, वो 2 to 5 डेज होता है। ये 120 डेज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी अरोटा होती है। एंड इसके अलावा नॉर्मल बीपी जो हमारी बॉडी का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी का नॉर्मल होता है 120/80 mMHg। 120/80 mMHg। सो सिस्टोलिक डिस्टोलिक ये दिया गया है। एंड
क्रेनल नर्व हमारी बॉडी में 12 पेयर होते हैं, स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स होते हैं। लार्जेस्ट सेल हमारी बॉडी में होती है नर्व सेल, जिसको न्यूरॉन भी कहा जाता है। कुछ इस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की होती है न्यूरॉन। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में होता है थायराइड। सो एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो मेल में होता है 13 ग्राम पर लाइक डीएल, एंड फीमेल्स की अगर हम बात करें तो ये 11.5 या 12 के अराउंड होता है। तो मेल में एक तरीके से एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन थोड़ा एक ज़्यादा होता है। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट, आप देख लेना। जो भी मैंने आपको बताया आप नोट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी में जो फंक्शन चल रहे होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, सो वहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर हम बात करें एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज की, तो इसका सोर्स होता है सलाइवा। ये सलाइवा से रिलीज होता है सलाइवरी एमाइलेज, और ये क्या करता है, ये स्टार्च को शुगर में ब्रेक करता है। पेप्सिन जो है वो स्टमक से रिलीज होता है, ये करता है प्रोटीन को ब्रेक। लाइपेज पेनक्रियास से रिलीज होता है, ये करता है फैट को ब्रेक। ट्राइप्सिन जो है वो पैनक्रियास से रिलीज होता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है। माल्टेज इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, ये माल्टोज को शुगर में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं विटामिन की। अब यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप मत करना प्लीज़, क्योंकि नोट्स बहुत कंसाइज हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं पन्ने के पन्ने की आप पढ़ते ही जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टेबल्स में चीज़ें प्रोवाइड की गई, इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड की गई, एंड आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ इनको जरूर याद कर लेना। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो इसका फंक्शन होता है विजन, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। विटामिन बी 1 जो है नर्व फंक्शन, इसका रोल होता है। बेरी बेरी से डिजीज होती है, बी से याद करिए बेरी बेरी। बी 2 की डेफिशिएंसी स्किन हेल्थ इशू से रिलेटेड है, एंड क्रैक्ड लिप्स इसकी वजह से हो जाते हैं। बी 12 जो है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए फंक्शन इसका आरबीसी फॉर्मेशन का है, और ये पेर्निसियस एनीमिया कॉज करता है अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है। विटामिन सी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्कर्वी इससे हो जाती है अगर इसकी डेफिशिएंसी है। विटामिन डी बोन स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो रिकेट्स होगा। विटामिन ई रिप्रोडक्शन इसका फंक्शन है, एंड स्टेरिलिटी हो जाएगी अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी। एंड अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, ये ब्लड क्लोटिंग इसका फंक्शन है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे। अगर ब्लड क्लोट नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएंगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। स्टेरिलिटी क्या होता है, स्टेरिलिटी समझ लीजिए कि इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो बेसिकली हिंदी में आपने सुना होगा कि मतलब अगर दैट इनएबिलिटी जिसे बांझपन बोलते हैं, तो बेसिकली दैट वो तो हम फीमेल्स के लिए यूज करते हैं वो वर्ड, बट स्टेरिलिटी का मतलब यही होता है कि अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, सो जो पर्सन है उसको प्रॉपर गैमीट्स फॉर्मेशन नहीं होगा, एग और स्पर्म सेल फॉर्मेशन नहीं होगा, या फिर वो एक्टिव नहीं होंगे, तो रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है कहीं ना कहीं वो कम हो जाती है, और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। सो दिस इज अबाउट विटामिन एंड देयर डेफिशिएंसी। सो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट देख लीजिए। विटामिन ए इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी, विटामिन डी। सो ये विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार पढ़ लेना। वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो वाटर सॉल्युबल है, और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है। सो ये क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं, ये वाटर के साथ घुलेंगे और हमारी बॉडी से निकल जाएंगे। सो इसीलिए विटामिन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को डेली लेना ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि खट्टे फल खाइए क्योंकि विटामिन सी उससे मिलेगा। आपको कुछ एक ऑरेंज कलर की डॉक्टर मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करता है, कुछ गोलियां देता है जिस पे विटामिन सी लिखा होता है। बिकॉज होता क्या है ना कि इसको बार बार रिफिल करने की ज़रूरत है बॉडी में, क्योंकि ये वाटर के साथ सोल्यूबलाइज होके हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो नेक्स्ट वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है हमारी बॉडी का, और ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट को हमारी बॉडी से में सर्कुलेट करता है। सो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स को हमारी बॉडी में एक सेल से दूसरी जगह पहुंचाएगा, और वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालेगा।
सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज्ड। सो ओपन का मतलब ये है कि जो ब्लड है इट डज नॉट स्टे इन वेसल्स, इट डायरेक्टली बाथ्स द ऑर्गन। तो बेसिकली ब्लड जो है ना वो पाइपलाइन के थ्रू ट्रेवल नहीं करता है। पाइपलाइन इन द सेंस उनको वेसल्स बोलेंगे, बट मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाने के लिए बता रही हूँ पाइपलाइंस। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती है, तो वो एक पाइपलाइंस है। तो जैसे पानी को अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो हम पाइप का यूज करते हैं ताकि पानी वेस्ट ना हो, वो डायरेक्ट जाए। बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। वेसल्स नहीं होती हैं, सीधा का सीधा डायरेक्ट जो ब्लड है वो ऑर्गन की तरफ जाता है और ऑर्गन उससे नरिशमेंट लेता है। तो बेसिकली जो ब्लड है ऑर्गन उसमें बात कर रहे होते हैं, तो इट डायरेक्टली बाथ्स द ऑर्गन। ये होता है प्रॉन्स में, इंसेक्ट्स में, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। अगर हम बात करें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की, सो क्लोज्ड में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है वेसल्स के अंदर। तो वेसल्स मतलब जो पाइपलाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है ना, तो ब्लड उनसे फ्लो करेगा। सो उन पाइपलाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर या वेसल्स को बोलते हैं हम आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। तो ये किस में पाया जाता है, फिश, ह्यूमंस और अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म, ह्यूमन, फिश, इन सब में ये पाया जाता है। अब ह्यूमन हर्ट की अगर हम बात करें तो आपके फिस्ट के जितना इसका, आपकी मुट्ठी के जितना इसका साइज होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्लाइटली इसकी लोकेशन लेफ्ट साइड की तरफ होती है, चेस्ट के बीच में नहीं होता कंप्लीटली, स्लाइट लेफ्ट की तरफ ये होता है। इसका फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना आपकी बॉडी में। एंड इसके चार चेम्बर है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बेसिकली इसमें आर्ट्रियम होगा एंड वेंट्रिकल्स होगा। सो आर्ट्रियम होंगी राइट एंड लेफ्ट और वेंट्रिकल भी होंगी राइट एंड लेफ्ट। सो इसलिए राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड वाली जो पोर्शन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, जिसको आपकी एनसीईआरटी बुक में ब्लू कलर से शो किया गया है। लेफ्ट साइड की जो आर्टरी है, सॉरी लेफ्ट साइड जो है हमारा हार्ट की, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जिसको आपके एनसीईआरटी बुक में रेड कलर से शो किया गया है। सो ब्लड फ्लो का पाथ कैसा रहता है, किस से किस पाथ में फ्लो करता है, बॉडी से जाता है राइट आर्ट्रियम में, फिर जाता है राइट वेंट्रिकल में, देन ये जाता है लंग्स के पास, लंग से लेता है ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को घोलता है ये ब्लड में, ब्लड फिर जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है बॉडी में। सो दिस इज हाउ ब्लड फ्लो थ्रू आउट आवर बॉडी। नेक्स्ट वी हैव ब्लड सर्कुलेशन। सो ब्लड सर्कुलेशन जो है दो तरीके के होते हैं। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि हार्ट और लंग्स के बीच होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है लंग्स में। सो लंग्स और ऑक्सीजन को हार्ट को पहुंचाता है। सो बिटवीन हार्ट एंड लंग्स जो सर्कुलेशन हो रहा है, जो कि ऑक्सीजन एडिशन के काम आ रहा है। ऑक्सीजन एडिशन जिसका मेन मतलब इसका जो मेन मुद्द सॉरी इसका जो मेन मोटिव है वो ऑक्सीजन को ऐड करना है ब्लड में। सो हार्ट और लंग्स के बीच जो सर्कुलेशन हो रहा है दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। याद कैसे करेंगे आप इसे, याद करेंगे कि जो पल्मोनरी होता है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू लंग्स, लंग्स से रिलेटेड है पल्मोनरी। सो लंग्स और हार्ट के बीच जो सर्कुलेशन है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहा जाता है, जो कि हार्ट और बॉडी के बीच होता है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, इट डिलीवर्स दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी। सो फिर हार्ट से ब्लड जाता है बॉडी में, सो दैट इज नोन एज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट वी हैव अब पल्मोनरी सर्कुलेशन खाली हमारी बॉडी में नहीं होता, ना ही हमारी बॉडी में सिर्फ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। हमारी बॉडी में दोनों तरीके के सर्कुलेशन होते हैं, कि हार्ट से लंग्स में भी मतलब एक तरीके से जो लंग्स से ऑक्सीजन आई है वो हार्ट में जाएगी और ब्लड के साथ मिक्सअप होगी। एंड देन ब्लड उस मिक्स्ड ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है उसको बॉडी के थ्रू हर एक सेल को पहुंचाएगा, ठीक है। सो पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन दोनों मिला के इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। तो हार्ट जो है वो लंग्स को भी ब्लड पंप कर रहा है और हार्ट हमारी बॉडी को भी ब्लड पंप कर रहा है। दिस इज नोन एज ब्लड सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। कंपोजिशन क्या होता है ब्लड का, कंपोजिशन होता है मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं ब्लड में। सो वी हैव प्लाज्मा, 55% हमारे पास प्लाज्मा होता है, और उसके बाद हमारे पास ब्लड सेल्स होती हैं जिसमें 45% पोर्शन होता है ये। तो सबसे ज़्यादा हमारे जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा होता है। ये फ्लूइड पार्ट होता है जो कि न्यूट्रिएंट कैरी करता है, हॉर्मोन्स कैरी करता है और वेस्ट कैरी करता है, ठीक है।
इसके अलावा सेल्स होती हैं 45%, जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स आ जाती हैं। तो ओवरऑल वी हैव प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्लाज्मा हुआ, और ओवरऑल जो भी हमारे पास ब्लड सेल्स है वो 45% है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। जो ब्लड सेल्स हैं उनका क्या फंक्शन है, तो आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स इनको बोला जाता है, जिनका लाइफ टाइम स्पान मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, 120 डेज इनका लाइफ टाइम स्पान होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज जो है इनका लाइफ टाइम स्पान होता है 2 to 5 डेज। एंड फंक्शन अगर हम देखें तो आरबीसीज का फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, और हीमोग्लोबिन इसमें होता है, और हीमोग्लोबिन की मदद से ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है अपने साथ, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है। इसका लाइफ टाइम स्पैन 120 डेज था। एंड डब्ल्यू जो है ये इन्फेक्शन से फाइट करता है, और डब्ल्यू का जो लाइफ टाइम स्पान है वो कुछ घंटों से कुछ दिनों का होता है, यानी कि 2 से 5 दिन का इसका लाइफ टाइम स्पान होता है। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, मतलब अगर खून बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे आपने देखा होगा प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है कि खून जो है रुक जाता है, और उस पे कुछ धीरे धीरे सेल जो है वो रिजुविनेट करती हैं, और कुछ टाइम बाद उस पे एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स, और इसका जो लाइफ टाइम स्पान है वो 8 से 10 डेज का है। ब्लड क्लोटिंग, जब आपका हाथ कट जाता है या आपका कोई भी बॉडी पार्ट पे कट लग जाता है तो प्लेटलेट एक एंजाइम रिलीज करती हैं दैट फॉर्म्स फिब्रिन थ्रेड्स, जो कि फिब्रिन थ्रेड्स को बनाता है। इस तरीके से ये कुछ इस तरीके की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो फिब्रिन थ्रेड्स बनाता है, एंड दीज क्लोज द वुंड एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस। और यही क्या करते हैं, ये जो फिब्रिन थ्रेड्स हैं ये वुंड को क्लोज कर देते हैं और ब्लड को आने से रोकते हैं। मतलब इट इज जस्ट लाइक दैट, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अगर कोई जगह है जहाँ से पानी रिलीज हो रहा है, मतलब आप इसको ऐसे समझिए जैसे नदी है कोई, और नदी के ऊपर डैम है, अगर आप डैम का गेट खोल देते हैं तो पानी बहेगा, बहुत तेजी से आएगा। बट अगर आप डैम के का गेट लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं डैम को, तो जो बहुत तेजी से आता हुआ पानी है वो रुक जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे ही आपकी जो बॉडी है उस पर कट लगता है तो ब्लड आना स्टार्ट होता है। तो क्योंकि आपकी जो ब्लड है, ब्लड में एक कॉम्पोनेंट प्लेटलेट भी है। ठीक है, ब्लड में एक कॉम्पोनेंट प्लेटलेट भी है, ब्लड के कंपोजिशन में एक प्लेटलेट्स भी है। सो वो क्या करती हैं, वो एंजाइम रिलीज करती हैं जो कि फिब्रिन थ्रेड्स बनाते हैं, और फिब्रिन थ्रेड्स वोंड पे आते हैं, मतलब जो चोट है लगी है वहाँ पे उस वोंड को वो क्लोज कर देते हैं और ब्लड के आने को वो रोक देते हैं। और कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, और अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो आपको ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। सो जैसे कि हमने ऊपर भी जब विटामिन पढ़ा था तो हमने देखा था ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। सो अब ब्लड की हम बात करें तो ब्लड ग्रुप्स तो हम पढ़ेंगे ही। सो अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। तो ब्लड ग्रुप वी हैव 4 ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ। सो एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन आरबीसी पे जो होते हैं ए बी और ओ पे कोई एंटीजन नहीं होता। अब रिसीवर और डोनर देख लेते हैं, मतलब किससे ये रिसीव कर सकते हैं ब्लड, किसको ये डोनेट कर सकते हैं। सो जो ब्लड ग्रुप ए वाले इंसान हैं वो 2 बंदों से ब्लड ले सकते हैं, ए से और ओ से। ठीक है, बी बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए बी जो है वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी और ओ। और ओ तो सिर्फ ओ से ही रिसीव करेगा। तो अब आप इसको ध्यान से समझिए, देखिए जिसका जो भी ब्लड ग्रुप है वो उस इंसान से ब्लड ले सकता है। जैसे जिसका ए ब्लड ग्रुप है वो ए से ले सकता है, ठीक, बट ओ से भी ले सकता है। ओ ऐसा है कि जो यूनिवर्सल रेसिपेंट है, मतलब ओ जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है, डोनर है वो एक तरीके से। सो सॉरी, हाँ, हाँ, एक तरीके से जो ओ है वो डोनर है, तो ओ से कोई भी ब्लड ले सकता है। सो ए वाला भी ओ से ब्लड ले सकता है, बी, ए बी भी और ओ भी। ठीक है, सो आप इसको ऐसे समझिए, जो भी ब्लड ग्रुप आपसे पूछा है और आपसे रिसीवर अगर पूछा है तो वो उसी ब्लड ग्रुप वाले इंसान से ब्लड लेगा। ए वाला है तो ये ए से ही ब्लड लेगा, बट क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है तो ऑब्वियस सी बात है वो सबको दे देगा, और सारे ब्लड ग्रुप वाले इंसान उससे ब्लड ले सकते हैं। सो बी वाला ऑब्वियस सी बात है, बी से तो लेगा ही, ओ से भी लेगा।
अब ये ए बी वाला समझिए, इसमें ए भी है तो ये ए वाले से भी ले सकता है, बी भी इसमें है तो ये बी वाले से भी ले सकता है, और ए बी वाले से तो ये ब्लड ले ही सकता है। और क्योंकि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है तो ओ से भी ले सकता है, ठीक। और ओ वाला जो है, ओ वाला सिर्फ अपने से ले सकता है, यानी कि ओ वाले पर्सन से ही ये ब्लड ले सकता है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आई कि जो ओ है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वो पर्सन यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर हुआ। अब आपको यहाँ पे देख के एक चीज समझ आ गई होगी कि जो ए बी वाला ग्रुप है वो यूनिवर्सल रेसिपेंट है, मतलब वो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी, ठीक है। सो अब डोनेट किस किस को कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं जो ए वाला ब्लड ग्रुप है वो ए को कर सकता है, और किसको, ए बी को, क्योंकि इसमें ए बी है। और सो बी वाला जो है वो बी को कर सकता है और ए बी को भी कर सकता है क्योंकि इसमें बी भी है, ठीक है। और ए बी वाला किसको डोनेट कर सकता है, सिर्फ ए बी को डोनेट कर सकता है। एंड इफ वी हैव, अगर हम बात करें ओ की, तो ये किसको डोनेट कर सकता है, सबको डोनेट कर सकता है, वो ही हमने यहाँ पे देखा। सो ये सबको डोनेट कर सकता है। सो ए बी इज व्हाट, ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपेंट एंड ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ओके। सो नेक्स्ट वी हैव एक्सक्रिएशन। सो एक्सक्रिएशन में हमारे पास आता है ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेन ऑर्गन होता है इसमें किडनी। किडनी इज द मेन ऑर्गन जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी से वेस्ट को रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो एक्सक्रिएशन का मतलब होता है बेसिकली, एक्सक्रिएशन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया यानी कि यूरिन की फॉर्म में, स्टूल यानी कि जो पोटी है उसकी फॉर्म में, जिसको आप सीवेज बोलते हैं या फिर फीकल मैटर बोलते हैं, उसको बायोलॉजी में फीकल मैटर बोला जाता है, ठीक है। सो जो वेस्ट है वो फिल्टर होता है, जैसे कि यूरिया फिल्टर होता है ब्लड से, और यूरिन बनता है और आपकी बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। तो मेन ऑर्गन किडनी है। पार्ट्स की अगर हम बात करें तो किडनीज होती हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम में, जैसे सर्कुलेटरी में हमने पढ़ा था हार्ट होता है, आर्टरी और वेन्स होती है, ये सब है ना। तो उसी तरीके से एक्सक्रिएटरी सिस्टम में किडनीज होती हैं, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये पेल येलो कलर का होता है, इसमें सबसे ज़्यादा वाटर होता है 95%, 2.5% यूरिया होता है, इसके अलावा सोल्ट्स इसमें होते हैं। तो एवरेज डेली आउटपुट, मतलब एवरेज कितना हमारी बॉडी से ब्लड, सॉरी, यूरिया या एक तरीके से यूरिन रिलीज होता है, सो दैट 1.5 लीटर पर डे एवरेज है ये एक हेल्दी पर्सन का। अब डिफरेंट डिफरेंट हम देखते हैं कि अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं अलग अलग एनिमल में। सो वी हैव कैटेगराइज्ड इट इनटू थ्री कैटेगरीज, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। सो डिपेंडिंग ऑन द वो किस तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं, मतलब उनकी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है। अगर वो अमोनिया है तो हम उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं अमीनोटेलिक, जैसे कि फिश है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। अगर उनकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, सो यूरिया अगर ज़्यादा है, सो उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्रॉग्स। तो हमारी बॉडी से हम यूरियोटेलिक है, यूरिया हमारी बॉडी से एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी का जो है वो यूरिया की फॉर्म में निकलता है। यूरिक एसिड अगर रिलीज हो रहा है, यूरिक एसिड की फॉर्म में अगर आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। सो यूरिकोटेलिक जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स, तो ये यूरिकोटेलिक है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सक्रिएटरी ऑर्गन डिफरेंट एनिमल्स के। ये भी क्वेश्चन बहुत जनरली पूछा जाता है। सो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रिएटरी ऑर्गन उनके होते हैं। जैसे कि अमीबा जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से रिलीज करता है अपने वेस्ट को। अर्थवॉर्म करता है नेफ्रिडिया से। कॉकरोच माल्फीजियन ट्यूबल्स। ह्यूमंस करता है किडनी से। टेपवर्म जो है फ्लेम सेल से रिलीज करता है। एंड एस्केरिस जो है वो एक्सक्रिएटरी कैनाल से। स्कॉर्पियन कोएक्सल ग्लैंड से। प्रोन ग्रीन ग्लैंड से। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं देखिए, अमीबा का पूछा जा सकता है, अर्थवॉर्म पूछा जा सकता है, नेफ्रीडिया है, कॉकरोच माल्फीजियन ट्यूबल्स इंसेक्ट है, ट्यूबल्स होती है उसकी बॉडी में। ह्यूमन जो है किडनी, अभी अभी आपको बताया किडनी इसका मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है। और ये इंपॉर्टेंट है बस।
रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो 2 तरीके के होते हैं। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर ऑक्सीजन नीडेड है रेस्पिरेशन में, सो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब रेस्पिरेशन होता है तो एंड प्रोडक्ट निकलता है CO2, H2O और एनर्जी, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में। दूसरा तरीके का रेस्पिरेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि बिना ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस के होता है, मतलब कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये रेस्पिरेशन होता है, जिसमें जो ग्लूकोज़ है, जब वो टूटता है तो एंड प्रोडक्ट क्या रिलीज़ होता है, अल्कोहल या लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एनर्जी इससे रिलीज़ होती है। वाटर रिलीज़ नहीं हो रहा है, अल्कोहल रिलीज़ हो रहा है उसकी जगह पे। ये होता है जब आपकी मसल्स क्रैम्प होते हैं ना, तो मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है वहाँ पे, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अगर हमारी सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको हम एक नाम देते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, क्योंकि सेल्स के अंदर हो रहा है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम देख लेते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, जैसे हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखे। सो अमीबा जहाँ से रेस्पायर करता है वो है बॉडी सरफेस, तो बॉडी सरफेस से रेस्पायर करता है। अर्थवॉर्म करता है अपनी स्किन से। फिश करती है अपनी गिल्स से। और फ्रॉग्स करते हैं अपनी स्किन से भी और लंग से भी, क्योंकि एम्फीबियंस एनिमल है। एम्फीबियन मतलब जो लैंड पे भी रहते हैं और जो वाटर में भी रहते हैं। तो जब ये लैंड पे आएंगे तो अपने लंग्स से सांस लेंगे, और जब ये वाटर में जाएंगे तो अपनी स्किन, क्योंकि इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है, काफ़ी मॉइस्चर वाली, काफ़ी चिपकी चिपकी इनकी स्किन होती है। तो इस स्किन से सांस लेते हैं जब ये वाटर में जाते हैं, और अगर ये लैंड पे है तो लंग्स से सांस लेते हैं, जैसे कि ह्यूमंस लेते हैं। तो ह्यूमंस के क्या हुए फिर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स। एंड इंसेक्ट्स के क्या हुए, ट्रैकिया। सो नेक्स्ट वी हैव नर्वस सिस्टम। सो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे शायद। सो नर्वस सिस्टम के बारे में और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स आपको बताऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, एंड दे आर समथिंग रिलेटेड टू लाइक डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस कौन कौन से हैं। एंड इसके अलावा जो डिजीज़ है, वायरस से कौन सी डिजीज़ होती है, प्रोटोज़ोआ, बैक्टीरिया से कौन सी होती है, फंजाई से कौन सी डिजीज़ होती है। और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी, स्टेथोस्कोप की डिस्कवरी कौन-कौन सी किसने की थी। इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक बताऊँगी, उनके सोर्सेज़, उनके फंक्शन बताऊँगी। इसके अलावा प्लांट से कौन-कौन सी मेडिसिन्स हमें मिलती हैं, जैसे कि ओपियम, क्विनीन, धतूरा, आंवला। सो ये इम्पोर्टेंट है, इनसे कुछ चीज़ें आ सकती हैं, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको कवर करा के चलूँगी। एंड आई होप यू गाइज learn something from this video, you guys enjoy the this session. Thank you for joining this session, and मिलते हैं नए सेशन में, अगले सेशन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन कमेंट मी, यू कैन मेल मी, यू कैन कनेक्ट with me anytime, like anywhere. You have mail ID on my description box in my that email section, so you can mail me, you can comment me. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.